व्हाट हैज मतलब कि इंडिया के पास क्या है ऑफर करने को वर्ल्ड के लिए। तो वही मतलब सबसे पहले ये शुरू होगा माइक्रो लेवल से। यमुनानगर क्या ऑफर करेगा हरियाणा को, हरियाणा क्या ऑफर करेगा पूरे इंडिया को, फिर इंडिया क्या ऑफर करेगा वर्ल्ड। तो कांग्रेस के टाइम पे अब सिलेंडर का प्राइस क्या था बताओ, 350-400 रुपए था, ठीक है। अब कितना है, अब तो 1100 अब बताओ कितना फर्क है। नहीं तो और जब स्मृति ईरानी ऐसे कितना रोना धोना करा था उन्होंने इस बात पे, ये हाईलाइट करना मेरी इस बात को, हाईलाइट है। आंटी जी ने कितना वो करा था, सिलेंडर वाली आंटी, मैं इनको सिलेंडर वाली आंटी नाम देता हूँ, उन्होंने कितना ज्यादा उधम मचाया था, हाय मर गए, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमकाना। आज कहाँ जा रहे हैं, आज क्यों नहीं आ रही हो सामने आंटी जी, सिलेंडर वाली आंटी, राम राम अगर आप देख रहे हो आप। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कार्ड बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए पॉलिटिक्स में। देखिए कास्टिज्म कहीं ना कहीं सही है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे कास्टिज्म की पॉलिटिक्स, क्योंकि बात कास्टिज्म की नहीं है, बात है ईमानदारी की। और फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इंडियन मीडिया ने उसको कितना ही कवर करा, फॉरेन मीडिया ने उसको ज्यादा कवर करा। नहीं, जब फार्मर प्रोटेस्ट थे तब तो मेन टॉपिक ही वो था जो कवर हुआ, उसके अलावा तो वहाँ पे और कुछ था ही नहीं। अब मैन्युपुलेट कितना करा जाता है चीज़ों को, ये आतंकवादी है, किसान आतंकवादी है क्या, ये सच्ची में किसान है, ये कैसी बातें कर रहे हैं किसानों के ऊपर यार। किसान वो बेचारा अपना, वो इनको किसानों का ये दिखता है कि वो अपना वहाँ पे बैठा हुआ मसाज करा रहा है, उनको उसके पैर के छाले क्यों नहीं दिखते। तो वेलकम गाइस, तो आज हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट है और आज हम शूट करने वाले हैं एक यूथ लीडर के साथ, जो हरियाणा के यूथ लीडर का टैग मिला है। किससे मिला है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा आज हम पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं नेशनल सेक्रेटरी यूथ इंटेक से, जो हैं हर्षुल शर्मा। ठीक है, तो हर्षुल भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका पॉलिटिक्स में आने का विचार कब से बना और आगे आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि किस पाथ पे जा रहे हैं आप? देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था मैं फील्ड में आऊँगा पॉलिटिक्स में। तो जब मैं 2018 में यमुनानगर आया, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे नाना जी यमुनानगर से अपना 18 साल क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के लगातार, बाकी लेबर एक्टिविस्ट रहे हैं और लेबर लीडर भी रहे हैं। काफ़ी उन्होंने यमुनानगर में मतलब क्या कहते हैं रेवोल्यूशंस जिसको कह सकते हैं, एक वोट उठाए, लेबर को और मजबूत करा, कांग्रेस को मजबूत करा स्पेशली। तो उन्हीं के थ्रू मेरा फिर धीरे धीरे ऐसे मैं खाने पीने का शौकीन था। तो मेरे नानू को जैसे शादियों में बहुत ज़्यादा इनविटेशंस आते हैं, तो मैं जब छुट्टियों में आता था मैं चला जाता था ऐसे ही। तो धीरे धीरे खाने पीने की वजह से जाता था मैं, तो फिर धीरे धीरे लोग जानने लगे अपने आप, फिर हो गया। तो सही है। तो आज का हमारा मेन एजेंडा रहेगा कि जो 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हो, तो नाना जी की कैसी तैयारी चल रही है और कैसे, जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसे कहीं सारे ऐसे फैसले हैं जो गलत लिए हैं, जो नहीं लेने चाहिए थे या फिर थोड़े चेंज होके कर सकते थे। चाहे हम उसे जो एक किसान रूल्स आए थे पहले, किसान आंदोलन हुआ था जिनके कारण, उनके कारण कह ले, या जीएसटी या नोटबंदी, मतलब काफ़ी ऐसे जो हमें कईयों को सही लगते हैं, कईयों को गलत लगते हैं, उन पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले इलेक्शन है 2024 के हरियाणा इलेक्शंस हैं और सेंटर के भी इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारी आपको कैसा लगता है, कैसी चल रही है और क्या लगता है कि कांग्रेस के इस बार कैसी पोजीशन रहेगी? देखिए हरियाणा में तो जो क्लियर कट लोगों का आज की डेट में एक कह सकते हैं मूड बना हुआ है, वो क्लियर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। अच्छा, और कांग्रेस के समर्थन में है आज की डेट में। तो ये आप किस बेसिस पे कह रहे हो? देखिए पहले बात मैं खत्म कर लूँ अपनी। बीजेपी से लोग बहुत ज़्यादा तंग है आज की डेट में। तो जो एक क्या कह सकते हैं, एक मतलब कि उसके विरोध में बना हुआ है माहौल बहुत ज़्यादा इस टाइम। राजनीति हर 2-3 महीने में बदलती रहती है, ये कुछ नहीं कह सकते कल को कोई और पार्टी आ जाए, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा। और ये जैसे अब रिसेंटली एक सर्वे आया था, अभी मेरे ख्याल से 10 दिन पहले की बात है, मैंने शायद उसे रीट्वीट भी करा था। तो उसमें कांग्रेस की 54 सीट्स दिखा रखी हैं। देखा था होगा, बीजेपी की 27 थी। तो क्लियर कट ये एक कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है 2024 में हरियाणा में। तो अगर जैसे आपने कहा कि 54 सीट्स अभी वाला सर्वे दिखा रहा है, अगर जैसे सर्वे आप कह रहे हो कि चेंज होती रहती है, पॉलिटिक्स है, आने वाले टाइम में चेंज हुआ पर मैक्सिमम सीट्स आई कांग्रेस की, बीजेपी पीछे रहेगी, तो ऐसी पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम अगर कम सीट्स रही बहुमत से तो किसी और के साथ अलायंस बना लेंगे?
देखिए ये तो जब की बात होएगी ना, कि जब डिसीजन लेना होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब अगर और ये हुआ तो ऐसे बन सकती है अलायंस? देखिए बाद में राजनीति है, राजनीति, कुछ भी इसमें सब कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है ठीक है। तो मतलब तैयारी कैसी चल रही है अभी आपकी? तैयारी प्रिपरेशन तो- शुरू हो गई है इलेक्शंस की? पूरी तैयारी है, ठीक है ठीक है। ऑलवेज रेडी। तो अब सिंपल क्वेश्चन अभी ये रहेगा कि जो बीजेपी का रूल है अभी, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या क्या गलतियां या बीजेपी क्या क्या जो चीजें कर रही है वो नहीं करनी चाहिए थी, जिससे देश का भी नुकसान हो रहा है, आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है, और मतलब कि एक गलत इफेक्ट जा रहा है? अभी जैसे अब अमेरिका विजिट में है मोदी साहब, तो उन्होंने भी, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर देश में गलत हो रहा है, जो भी माइनॉरिटीज, ठीक है। तो अब उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि माइनॉरिटीज के साथ सही में गलत हो रहा है? आपको क्या लगता है कि आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए जो पिछले 8-9 साल से माहौल बना हुआ है ना, एक मतलब कि मैं हिंदू तू मुस्लिम, भाई को भाई से आपस में लड़ाना, ये बहुत गलत चीज है। देखिए महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं हो सकती, वो सही कही थी, लेकिन आप उसको अपने पर्सनल यूज, अपने एक तरह से राजनीति के लिए यूज करेंगे उसको, वो बहुत गलत चीज है, मेरा ऐसा मानना है। अब जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बराक ओबामा जी जो थे, उन्होंने भी इस पे टिप्पणी करी है कि बाइडेन साहब मोदी जी से बात करें इस रिगार्डिंग, ठीक है कि भाई इंडिया में कम्युनल हार्मनी बहुत कम हो रही है। नहीं, ये मतलब आपको कैसे लग रहा है कि जो ये हमारे माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो गए, सिख हो गया, कोई भी रिलीजन हो गया, वो दबा रखे हैं? इस मतलब ये लोगों को क्यों लग रहा है या कैसे लग रहा है, किस बेसिस पे लग रहा है? देखिए ये इस बेसिस पे लग रहा है क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजीज है ना कुछ, वो कुछ ज्यादा कट्टरवाद की तरफ है। एक एक उनके जैसे देखिए पॉलिसीज होगी कुछ, जैसे उनके जो नेता है ना, बीजेपी के जो नेता हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा, देखो थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन एक अति होती है हर चीज की, लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है बीजेपी। मतलब कि हर वक्त हिंदू हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये देखिए आपने भी सुना होगा, बोलते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। आप क्या मानते हो, है हिंदू? नहीं, मैंने ये तो नहीं सुना कि हिंदू खतरे में, ये जरूर सुना है। मैं भी सुना दूंगा, नहीं, मैंने योगी जी खुद कहते हैं। नहीं, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये जरूर सुना है कि मुस्लिम खतरे में है। ये मैंने कई सारी डिबेट शो में, कि मैंने कई सारे डिबेट शो में भी सुना है। मेरे को प्रवक्ता का नाम याद नहीं आ रहा, वो मुस्लिम, इधर मुस्लिम में काफी सपोर्टर है, मतलब आते रहते हैं वो डिबेट्स में, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं उनकी क्लिप डाल दूंगा इस वीडियो में। तो उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम डरे हुए हैं, तो उसका रिप्लाई एक नेता ने ही करा था, उसी डिबेट में थे वो, कि अगर मुस्लिम डरे हुए हैं, जो 5 टाइम अजान पढ़ते हैं, अगर वो डरे हुए हैं, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख ले, क्या पता उससे सही हो जाए। तो ये मैंने डिबेट शो में है, ये मैं क्लिप भी डाल दूंगा इसमें। तो एक बात बोली कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान चल नहीं सकता, बहुत सांस नहीं आ रही है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने पर भी अगर मुसलमान खतरे में है, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। तो मतलब अगर हिंदू डरे हुए हैं तो उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर आप पहले देखें, कहने का ये मतलब है कि हिंदू खतरे में है, अगर आप एक एजेंडा वो करते हो प्रमोट, ये हिंदू धर्म की बेइज्जती नहीं है एक तरह से? क्योंकि हिंदू खतरे में, उसका रीजन है ना। कैसे हो सकता है खतरे में? आप एक चीज बताओ, कितने साल पुराना है हमारा धर्म? हमारा धर्म सबसे पहले सनातन, सबसे पुराना, हाँ जी, 2-3 हजार साल पुराना, इससे भी पुराना है मेरे हिसाब से। मतलब जब से शुरू हुआ था सनातन ही है सबसे पहला। हाँ जी, अब तक मैंने ये बात अपने इंटरव्यूज में पहले भी कही, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बात पहले भी कही है कि भाई हिंदू खतरे में नहीं है। अच्छा, ये इतना पुराना धर्म है, इंडिया के ऊपर कितनी विदेशी ताकतों ने राज करा, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ठीक है, कितनी अलग अलग बाहर से लोग आए हैं, सबने धर्म को मिटाने की कोशिश करी, मिटा धर्म है ना अब तक जीवित। एक कल की आई बीजेपी कैसे कहती है कि भाई हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में ये पता है क्यों? ये आपके अंदर डर बिठाया जा रहा है। अच्छा, आपको रोज डराया जाए, एक ही बात बोली जाए, भाई तू डर, कि भाई हम ही बचा सकते हैं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, और मैं हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये तुझे मारेगा, रोज ये मारेगा तुझे, खत्म कर देगा, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर आपका क्या आएगा ना, आप मेरे ऊपर एक डिपेंडेंट हो गए ना, एक साइकोलॉजिकल, डार्क साइकोलॉजी कहते हैं इसको। इसके पीछे रीजन गोधरा कांड, वहां पे एक ही कम्युनिटी थी जिसने अटैक किया था। मैं नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी कम्युनिटी की साइड नहीं ले रहा, हाँ हर कम्युनिटी में दोनों तरह के लोग होते हैं, मान रहा हूँ, ठीक है, पर जो कम्युनिटी, मान लो कोई भी, जैसे गोधरा कांड हुआ था, हम उसमें शर्माते क्यों हैं बोलने में कि भाई वो मुसलमान थे? इसमें डरने की क्या बात है? नहीं, पॉलिटिशियन बोलते हैं कि मुसलमान, उसका सॉरी, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता। अब जैसे दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें लड़की को मार दिया, अभी आपने देखा होगा, चक्कू कितनी बार मारे, उसके सिर पे मारा, ठीक है, अब वो मुस्लिम है, तो उसमें डरने की क्या बात है? बोल दो उसको। अब यही चीज, अब इधर हमला हुआ था हमारा उरी में, ठीक है, वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। पाकिस्तान में मेजोरिटी क्या है?
जिन्होंने करा होगा। पुलवामा अटैक हुआ था। हाँ सॉरी, पुलवामा में अटैक हुआ था। उसके अलावा जो जम्मू में अटैक होते रहते हैं, कश्मीर में होते रहते हैं, टेररिस्ट आते रहते हैं, वो अलग चीज होगी ना यार। है तो एक ही। अब देखो, खतरे में कौन है? जैसे कश्मीरी पंडित भगाए गए, खतरे में कौन हुए? हिंदू। और भगाया किसने? दूसरी कम्युनिटी ने। तो उस चीज के रिगार्डिंग ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा ये जो है ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जैसे कह सकते हैं कि हर धर्म में ना एक आइडियोलॉजीज का एक वो है क्लैश, मेरे हिसाब से एक क्लैश है। क्या सब एक ही बात रहे हैं? सही बात है। क्या सब एक ही बात रहे हैं अपने धर्म अपने अपने धर्म की? कोई गलत नहीं कह रहा कुछ, हाँ जी। लेकिन अब जो है ना पॉलिटिक्स से इसके धर्म के अंदर आना ना, ये बहुत गलत चीज है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसे कैसे इंप्रूव करेगी? किस चीज को इसे कि धर्म को छोड़ के और मुद्दे। करते हैं ठीक है। कि भाई सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सब धर्म को वो होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो रखा है यार। देखो कि भाई राम मंदिर बना, कोई गलत बात नहीं है उसमें, उसके ऊपर राजनीति करना गलत बात है। पर राजनीति तो मेरे ख्याल कांग्रेस ने शुरू करी थी इसमें। क्या करी थी राजनीति शुरू? वही जब बीजेपी ये बोलती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो हर एक का ये ट्वीट होता था कि भाई डेट बताओ, कि हर चीज में यही ले रहे हैं। जब पॉलिटिक्स की यार ये स्लोगन वगैरह होते रहते हैं, कुछ इतनी सीरियस बात नहीं है। तो और बहुत लोग कहते हैं एक दूसरे और इसमें। आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो, तो अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो उससे पहले एक बिल था वहां पे, एंटी कन्वर्जन बिल, पता है है ना? देखा उसे। अब वो हट गया है। तो ये एक तरह से सेक्युलरिज्म पे खतरा नहीं है कि ये जो देखिए- एंटी कन्वर्जन बिल है कि देखो, वही कन्वर्जन नहीं मैं ये होनी नहीं कह रहा कि सब पार्टीज सही होती हैं, सब पार्टीज गलत होती हैं, हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है किसी से कुछ अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है। कर्नाटका में उनको वो लगता होगा वो सही है, बाकी तो जनता बताएगी ना फिर अगले 5 साल बाद। अब बीजेपी ने ये लाए थे, ये एंटी कन्वर्जन लॉ लाए, क्या फायदा हुआ? हार गए ना चुनाव, हार गए ना। अगर लोगों को नहीं पसंद आया तो हटा देंगे कर्नाटका को, फिर बीजेपी को वोट दे देंगे। तो वोट से होता है ना सब कुछ। ठीक है, ठीक है। तो जनता इज द सुप्रीम। वो तो है ही है। हाँ जी। इसके अलावा कांग्रेस के सेक्युलरिज्म आप कह रहे हो कि मेन फोकस उस पर रहेगा, उसके अलावा क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप इलेक्शन आगे लड़ेंगे, या जब आपका टाइम आएगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी अब पॉलिटिक्स में आ गए हो, अब नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद आप भी इलेक्शन में जरूर आओगे, तो आपका क्या उस टाइम मेन फोकस किस चीज पे होगा? यमुनानगर की बात करी जाए, यमुनानगर की। यमुनानगर में जो मेरा एक कह सकता है कि इमोशनल अटैचमेंट है यमुनानगर से। मेरी मम्मी यहीं से है, मेरा नानी घर है यहाँ पे यमुनानगर में। मैंने पहले भी अपनी स्पीच में कहा है, यमुनानगर कर्म भूमि है मेरी। मेरा बर्थ दिल्ली में हुआ था, तो 7 साल पहले मैं दिल्ली में रहा, फिर 8-9 साल में गुड़गांव में रहा। तो दिल्ली गुड़गांव मेरा जन्म भूमि है, कर्म भूमि मेरी यमुनानगर है। तो मेरी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से हुई, यमुनानगर से ही। तो एक इमोशनल अटैचमेंट है। मैं यमुनानगर को ना एक ऐसी सिटी देखना चाहता हूँ कि जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि यमुनानगर में वो बात है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है यमुनानगर में। मैं किसी और को बताता नहीं, मैंने 1-2 लोगों से शेयर करी है, वो हंसने लग गए इस बात पे कि क्या अपॉर्चुनिटी है यमुनानगर में। बताइए क्या अपॉर्चुनिटी? देखिए, सबसे पहले तो यमुनानगर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उनके जो परचेजिंग पावर है, अब देखिए अब धीरे धीरे यमुनानगर में सबकी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपको सारे लेटेस्ट शोरूम्स, लेटेस्ट ब्रांड सब दिखेंगे यहाँ पे। जो एक यमुनानगर में एक अपनी, लेकिन अभी बिना अपनी फुल पोटेंशियल पे यमुनानगर निखर कर नहीं आ पा रहा। उसके कारण अब क्या कह सकते हैं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। ठीक है, नहीं आप लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए एक ही शहर में रहना, सब भाई यार दोस्त हैं, ऐसे सही नहीं रहता। सबका अपना अपना काम करने का ढंग होता है। तो यमुनानगर में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो निखर के नहीं आ पा रही। मैं उसका कारण नहीं बता सकता, मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। तो ये कुछ कारण है। ठीक है, ठीक है। फॉर करप्शन तो है ही, देखो सबसे पहले। और जैसे कि यमुनानगर में एक हम चाहते हैं एक रेवोल्यूशन आ जाए। ठीक है कि भाई एक जैसे कह सकते हैं यमुनानगर ऐसा क्या ऑफर कर सकता है हरियाणा को और देश को। अब जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री थी, प्लाईवुड होगी, या फिर हमारी जो शुगर मिल थी पहले एक टाइप में एशिया की सबसे बड़ी होती थी, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं यमुनानगर में। और एक जियोग्राफिकल यमुनानगर एक बहुत अच्छी सिटी है। 2 स्टेट से इसकी वो होती है, यूपी से और हिमाचल से इसके बॉर्डर भी है, तो पानी यमुना भी है। तो ये 1-2 कारण है। बाकी ऐसा जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है वहाँ फॉर एग्जाम्पल, अब वो ठप पड़ी आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री। उसके कारण क्या है, क्योंकि बीजेपी जब से आई है, इन्होंने लाइसेंस होते हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री के,
वो पूरे इंडिया में वो कर दिया, मतलब खोल दिया कि जिसको जहाँ फैक्ट्री लगानी है लगाओ। ना पहले असम साइड लगती थी क्योंकि पॉपुलर और वो सारे पेड़ वहीं मिलते थे, अब और या दूसरी यमुनानगर थी। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा, अगर हम हरियाणा के लेवल पे बात कर रहे हैं तो हरियाणा का हर शहर जो है ना, हर शहर क्या ऑफर करता है। तो अब एक चाइना का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे चाइना में हर शहर है, कोई मान लो एक सिटी है ग्वांगजू, उस शहर के अंदर आपको सारी फर्नीचर मार्केट ही मिलेगी। शायद है नहीं, मुझे याद नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फर्नीचर मार्केट है वो है नहीं, तो एक सिटी होगी वो डेडिकेटेड होगी इसी के लिए कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मैन्युफैक्चर होगा, बेचो खरीदो इसमें। अब फिर एक शहर होगा फर्नीचर का, एक होगा हैंडीक्राफ्ट्स का, ऐसे। तो एक ऐसे मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में भी एक ऐसा एक मतलब वो मॉडल बने, मॉडल तैयार हो कि हर शहर के पास अपना क्या क्या कुछ ऑफर कर, स्पेशलिटी है। जैसे गुड़गांव में अब एमएनसीज है। हाँ जी हाँ जी, आईटी सेक्टर, टेक पार्क हो गया वो। यमुनानगर के पास इंडस्ट्रीज हो गई, उन इंडस्ट्रीज को उठाना चाहते हो हाँ जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जॉब फिर ये हरियाणा लेवल से एक नेशनल लेवल पे जाए कि हर स्टेट के हर किस सिटी के पास क्या चीज है देने को। ठीक है, ठीक है। व्हाट हैज, मतलब कि इंडिया के पास क्या है ऑफर करने को वर्ल्ड के लिए। तो वही मतलब सबसे पहले ये शुरू होगा माइक्रो लेवल से। यमुनानगर क्या ऑफर करेगा हरियाणा को, हरियाणा क्या ऑफर करेगा पूरे इंडिया को, फिर इंडिया क्या ऑफर करेगा वर्ल्ड। तो ये जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, मतलब उसी की आप बात कर रहे हो कि उसी को हमने प्रोग्रेस में लाना है। मेक इन इंडिया अलग चीज है, वो शुरू करा था मोदी जी ने, बब्बर शेर उसका दिखाते हुए। चल रहा है वो नहीं चल रहा पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ चल रहा है। नहीं चल रहा है, तभी आजकल जितने भी आपने सुना होगा कि एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे खोलने वाला है। और वो तो देखिए इसमें अभी एलन मस्क के साथ उनकी मीटिंग हुई कि आपने देखी होगी, तो उन्होंने भी कहा था कि जो स्टारलिंक है वो यहाँ पे आने वाला है। लिंक तो ये देखो, ये सारे बिजनेसमैन हैं, इनको तो कुछ लेना देना नहीं है इंडिया में क्या है, बीजेपी है कांग्रेस है, इनको तो एक्सपैंड करना ही है कि इंडिया ही आज के टाइम में सबसे बड़ी मार्केट है। इंटरनेट अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। जितनी भी पॉपुलेशन वाइज भी 300 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया, जितनी, और ये अपना पॉपुलेशन वाइज भी अब चाइना को ओवरटेक कर चुका है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। देखिए डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। हाँ जी, मैं एक और चीज बताता हूँ। देखिए जो एक देश की तरक्की का वो होता है ना, मतलब कि एक देश किस ट्रैक पे चलेगा, तो इसमें किसी सरकार की बात नहीं होती। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, ग्रो ही कर रहा है वो इंडिया शुरू से। बात है स्पीड की, कौन कितनी तेजी से ग्रो करवाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बीजेपी या किसी पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई बीजेपी को इस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, मोदी जी को इस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए। ना कांग्रेस ने कभी ऐसे लिया था। ये बीजेपी जब से आई, इन्होंने भाई हमने देखिए कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें बुरी भी हैं। तो जैसे डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव था, वो अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है। उसमें अब उन्होंने लोगों को इसके मिसयूजेस के बारे में नहीं बताया, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी ने इसको अपना एक पॉलिटिकल टूल भी यूज करा। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स भी काफी बढ़े, ये अच्छी बात है। तो ये मतलब कौन और कौन सबके होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। पर हमें अब कैसे समझ रहे हैं लोग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मतलब अगला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ का लैग कर रही है? लैग कर रही है, हाँ, कि क्या क्या चीजें ऐसी कर दी, पॉलिटिकली या पॉलिसीज में? दोनों। अच्छा, मेन पॉलिसीज में, क्योंकि हमें तो पॉलिसीज का ही, जो लेमैन है उसको तो पॉलिसीज का ही फायदा है, ठीक है। उसमें कहाँ लैग कर रही है और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी या क्या क्या नहीं करना चाहिए था जो कर दिया। देखिए सबसे पहले तो जो पॉलिसीज है ना बीजेपी के, ये एक तरह से आप देखिए कि एक भी अच्छी नहीं लगी मुझे। नारे तो बड़े बड़े दे देंगे, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने तो भी कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहे, बताओ। वो तो हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान गलती से, जैसे राहुल गांधी से गलतियां होती रहती हैं या किसी और हो सकती है। राहुल गांधी से गलतियां होती हैं, फिर कैसे मजाक उड़ाया जाता है? मजाक उड़ाया जाता है, जैसे आपने अभी मोदी का मजाक उड़ा दिया। तो वो तो कोई गलत बात नहीं है। देखिए आप, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। बात यह है कि जहां जिस देश में राम का मजाक उड़ सकता है, उस देश में मोदी राहुल का भी उड़ सकता है, उस देश में गांधी का भी उड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहां पे जिस देश की जिसने नींव रखी कि हम राम जी को सबसे ऊपर मानते हैं, ठीक है, उनका आजकल मजाक आपने सुना होगा कई न्यूज इंटरव्यू में, शिव जी के शिवलिंग का मजाक उड़ा देते हैं, है ना। तो उस देश में अगर इसमें देखिए पता है क्या, या फिर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चिढ़ते हैं, बोलने दो, बोल रहे हैं। हमारा धर्म कभी भी इस तरह से वो नहीं था कि भाई तू उलट सुलट बोल रहा है, हमारे धर्म बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी भक्ति करेंगे बस। लेकिन हाँ ये भी है, अगर
अति हो ना किसी चीज की, हाँ। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जहाँ पे हथियार उठाना जरूरी है उठाना भी चाहिए, लेकिन ये अननेसेसरीली वो बोल रहा है, बोलने दो, उसने क्या करा है ऐसा? नहीं, वो जो बंदा बोल रहा है ऑफ कोर्स उसका कोई स्टैंड है, और अगर कोई स्टैंड वाला बंदा ये चीज बोलेगा तो दिक्कत होएगी। जैसे अभी वो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोला था, देखिए काफी कंट्रोवर्सी होगी। का बयान मैंने देखा था, देखिए, लेकिन उनका बोलने का ढंग जो मुझे लगा ना वो लोगों को ट्रिगर कर गया। उन्होंने आक्रामक होके गुस्से में एग्रेसिवली वो कह सकते हैं। एरोगेंट वे में कहा। अगर वो उस बात को प्यार से समझाती तो समझ जाती वो जनता। अब एक ना मुद्दा जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है कि जितने भी हमारे यूथ हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब यमुनानगर से देख लो, जो आपके साथ होंगे, मेरे साथ होंगे, सारे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या लंदन, मतलब इधर यूरोप कंट्रीज में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसका देश को क्या इफेक्ट होएगा, और वो मतलब अगर आप पावर में आए, ठीक है, तो उसको कैसे सही करोगे आप? देखिए, इस पे ना मेरे इन दोनों चीजों पे मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस है। 50-50 है मेरा इस पे ओपिनियन। ठीक है। एक तो अगर इस चीज के दो पहलू देखे जाएं, एक तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो अच्छे टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। दूसरी चीज देखा जाए तो ये भी देखा जा सकता है यार कि जो जिससे इंडिया में कुछ नहीं हो रहा वो बाहर जाके क्या ही करेगा, अच्छा इससे तो बाहर ही चला जाए भाई, है अच्छा। देश के ऊपर बोझ बना हुआ है। सही बात है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, मतलब अपनी हर किसी के अपनी अपनी ओपिनियन होते हैं, लेकिन मेरा इस पे 50-50 है। ठीक मैं है। किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बाहर जा रहे हैं ये सही है, कि वही 50-50 ओपिनियन लेके ही चलना चाहिए? 50-50 ओपिनियन। तो अगर आप देखिए, जो power टैलेंट है, करते टैलेंट हर चीज, जो यूथ टैलेंट है हाँ जी, नहीं वो अब जैसे हाँ, तो अपना बदमाशी कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आजकल? मुझे तो धुंधक चढ़ती है इससे, मुझे तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। जैसे आजकल काफी ट्रेंडिंग में है हाँ, कि ये हर कोई 10वीं लगा रहा है। 10वीं 11वीं के बच्चे अपने आप को बदमाश बनते हैं, और पता नहीं क्या एक ना मतलब कि क्या ऐसा बच्चों में, आज मैं देखा बड़े भी 35 40 साल के जो हैं, मतलब बदमाश बनेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई क्यों करना है? शांति से रहो ना, अपना प्यार से मोहब्बत से रहो। अपना नफरत इतनी पहले बीजेपी ने फैला रखी है, तुम और फैला रहे हो। ये मतलब किस बेसिस पे कह रहे हैं आप कि बीजेपी ने नफरत फैला रखी है? ये हिंदू मुस्लिम बताइए, आप समझदार हो। नहीं, हम तो मतलब फिर भी मैं तो समझ लूंगा, चलो, पर जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए ना। ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम। ठीक है, ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कार्ड बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए पॉलिटिक्स में? नेवर। देखिए, कास्टिज्म कहीं ना कहीं सही है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, कास्टिज्म की पॉलिटिक्स, क्योंकि बात कास्टिज्म की नहीं है, बात है ईमानदारी की। एक नेता को अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या कास्ट है? मैं शर्मा हूँ। शर्मा हो आप, ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अब हम में से 4-5 और ब्राह्मण होंगे, हम चाहेंगे कि भाई एक बंदा हो, ये हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक सिटी के लेवल पे। तो इससे तो और दिक्कत नहीं आ जाएगी? ये तो हमारी जैसे हिंदू कम्युनिटी देखिए, अभी कौन सा देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, अब कौन सा वो हो रहा है कुछ? अभी तो है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसको हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चलना चाहिए इसको। अगर हम पुराने टाइम से देखे हैं, तो अगर हम कास्टिज्म की बात करें तो पुराने टाइम में तो कास्टिज्म था ही नहीं, ठीक है। वेदों के हिसाब से चलते थे, जिसका जो जॉब थी उसकी वो कास्ट थी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये जो है ना, ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टडी करी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अब मेरे को उस बंदे का नाम याद नहीं है, इंडिया संत थे वो, नहीं, मैं मॉडिफाई कर दिया था उसको। ब्रिटिशर था उन्होंने एक। कहा था कि जो ब्राह्मण है ना वो ब्राह्मण ही रहेगा, नहीं, मैं आपको एक चीज जो बताता हूँ, शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। एक ब्रिटिशर था, उसने ना इंडिया छोड़ने से पहले ना पूरी कास्ट की एक लिस्ट बनाई थी, मैं उसका भी एक नाम डाल दूंगा उसमें ढूंढ के, और उसने लिस्ट बनाई थी, उसने उसमें रखा था सबको कास्ट वाइज। उसके बाद वो जो लिस्ट बनी थी वही आज तक फॉलो कर रहे हैं। अगर अब बीजेपी, जैसे आप कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो हिंदुओं को तो एक तरह से जोड़ ही रही है कि कास्ट में ना फैलो और अपने धर्म पे रहो, कि ये ना करो कि भाई मैं। आप गलत समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ जी। आप ऊपर तक पहुंच गए। मैं लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन सही है जो रिजर्वेशन मिल रही है? कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, लेकिन मुझे आपको क्या लगता है? देखिए, या फिर कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए इसमें? अमेंडमेंट होनी चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए? देखिए, जो बाबा साहब थे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने ये थोड़े टाइम के लिए वो करा था कि रिजर्वेशन थोड़े टाइम तक रहेगा। ठीक है। वो जो था ना, मेरे ख्याल से वो जी। पॉलिटिशियंस ने मिसयूज करा है बहुत ज्यादा ठीक है। अपने फायदे के लिए, कि अब भाई मैं- इसको बढ़ाते जाओ, मेरी बात खत्म होने दो ठीक पहले, है। बढ़ाते जाओ इसको और ऐड ऑन करते जाओ। आज वो इस तक आ गया है, इस कगार तक आ गया, मतलब कि जो मुझे ऐसा लगता है
कि जो असली में जिससे उनको फायदा होना चाहिए ना, उनको फायदा नहीं हो रहा रिजर्वेशन से। और एक दूसरी चीज है जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं वही फिर ब्रेन ड्रेन वाली बात आ जाती है रिजर्वेशन की वजह से। मैं नहीं कह रहा रिजर्वेशन गलत है या सही है, बात इसकी है कि उसका मेरे ख्याल से मिसयूज हो रहा है रिजर्वेशन का। हाँ जी। तो आपने जैसे अपना अब कहीं ना कहीं बढ़ाने की बजाय थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए रिजर्वेशन जो उसके सच्ची में हकदार हो। या फिर एक और मैंने इस पे एक बार थॉट करा था कि भाई रिजर्वेशन या सिर्फ उन्हीं को होना चाहिए जिनमें टैलेंट हो। मेरे हिसाब से टैलेंट के अपना रिजर्वेशन अगर हम रिजर्वेशन नहीं, डिजर्विंग कैंडिडेट उनको देना चाहिए, डिजर्विंग बच्चों को। मेरे हिसाब से तो जैसे रिजर्वेशन का कंसेप्ट होना चाहिए कि आप या तो इकोनॉमिक बेसिस पे दे दो, ठीक है, या फिर आप एक अलग क्राइटेरिया डिसाइड करो, क्योंकि मान लो जैसे जिनको रिजर्वेशन मिल रही है, ठीक है, उनके घर वाले ऑलरेडी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके मतलब एक वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, उनके पास पैसे हैं कि वो जैसे अगर मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा बैठ रहा है जिस पे रिजर्वेशन है, वो मेरे कोचिंग सेंटर पे जा रहा है, उसी स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, साथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एक पेपर के क्वालिफाई होने के लिए मेरे को चाहिए 100 नंबर, वो हो रहा है 30 में क्वालिफाई। तो मैं ये चीज मैं कह रहा हूँ कि जिनको उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं मिल रही उनको दो रिजर्वेशन, उनको जरूरत भी है, पर जिनको मिल रही है अब उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। अब जैसे मेरे को रिजर्वेशन मिल रही है, ठीक है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मेरे कास्ट का कोई और होगा जिसको, जो जैसे चलो मैं हूं इतना कैपेबल या मेरे घर वाले हैं कि मेरे को कोचिंग सेंटर भेज रहे हैं, उसको नहीं भेज पा रहे हैं, उसको रिजर्वेशन भी नहीं मिल रही, उसको उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिल रही, वो बेचारा रह गया, उसको 100 नंबर भी चाहिए। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा चेंज हो तो सही है। कहना चाहूंगा, मैं आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ी बातों को पर्सनली लेके जा रहे हो। नहीं पर्सनल मैं समझ सकता हूँ और किसी का अपना पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। आपने भगवा पहना अच्छा लग रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप मैंने नीला पहना है, मैं भी सुंदर लग बहुत बढ़िया लग रहा है और लगाना भी चाहिए सबको, मैंने नहीं लगाया, गलती है। चलिए अब अगला थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जो जो मोदी सरकार में पिछले 10 साल में 9 साल में जो जो चीज़ें आई, नोटबंदी हो गया, जीएसटी, ठीक है, कोरोना, इसमें आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं जिस हिसाब से हुई हैं, जैसे 2000 का नोट बंद हुआ है अभी, वो सही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए ये दो चीज़ें हैं, डिमोनेटाइजेशन और गब्बर सिंह टैक्स, ठीक है ठीक है। इन्होंने ना हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक कह सकते हैं धक्का, शॉक दे दिया एक तरह से। डिमोनेटाइजेशन करा सबसे पहले, हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन जीरो, एकदम इतनी घटिया इम्प्लीमेंटेशन जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करी जाए वो है। भाई हमने 2000 के नोट छापे, पहले आप कह रहे हो कि करप्शन टेररिस्ट और ये सब काउंटर फिटिंग, उसके बाद अब उसके थोड़े दिन बाद ही 30 दिसंबर तक का टाइम मांगा था मोदी जी ने, जहाँ तक मुझे याद है, जब नोटबंदी हुई। बीच में ही पलट गए एकदम से, कहते कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी। देखिए कैशलेस इकोनॉमी अच्छी है, आज मेरे ख्याल से लाखों करोड़ रुपए का एक दिन में ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप एक तरह से और अब आपने 2000 का नोट फिर वो कर दिया बंद, तो क्या ये साफ साफ प्रूव होता है कि भाई इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। और दूसरा जो हमने गब्बर सिंह टैक्स लगाया, इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और ज्यादा चोट लगी है मेरे हिसाब से। चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई, अच्छा, महंगाई मतलब आप मतलब किस बेसिस पे या किस चीज की महंगाई बढ़ी है? ओवरऑल चीजों पे यार, जैसे जीएसटी है, जीएसटी है किसी भी चीज को जो होता है, मतलब अगर आप परचेज करोगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं से लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे, हर चीज पे लगता है, सिर्फ पेट्रोल पे नहीं लगता बस। तो जैसे अभी ये रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन का भी ये कारण है। तो आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन अभी किस पोजीशन पे है, या फिर इंडिया की रिसेंटली स्टडी करी थी, इन्फ्लेशन तो अभी थोड़ी डाउन आई है। अच्छा, पहले से मेरे ख्याल से कल परसों ही थी एक आरबीआई की रिपोर्ट नहीं थी, न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने कि रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है पहले से। बाकी इन्फ्लेशन तो जब देखे ना, अगर इसमें पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो कांग्रेस के टाइम पे अब सिलेंडर का प्राइस क्या था? अच्छा बताओ। मेरे को तो कोई आइडिया, मैं तो छोटा सा था, 500 300 400 ऐसा कुछ होगा, 300 400, क्योंकि मेरे को कोई 350 400 रुपए था, ठीक है। अब कितना है? अब तो 1100 अब बताओ कितना फर्क है। नहीं तो और जब स्मृति ईरानी
ऐसे कितना रोना धोना करा था उन्होंने इस बात पे। अच्छा, ये हाईलाइट करना मेरी इस बात को हाईलाइट रहेगी है। बात। हाँ जी। आंटी जी ने कितना वो करा था, सिलेंडर वाली आंटी, मैं इनको सिलेंडर वाली आंटी नाम देता हूँ। अच्छा, इन्होंने कितना ज्यादा उधम मचाया था, हाय मर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। ठीक है। आज कहाँ जा रहे हैं, आज क्यों नहीं आ रही हो सामने आंटी जी, सिलेंडर वाली आंटी, राम राम, अगर आप देख रहे हो आप। तो वही जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात की ना, तो मैं इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा कंपेयर करा है। 2004 में सारी चीजों जो नॉर्मल जो आम आदमी की रिक्वायरमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। चावल का रेट था 10.5 रुपए 2004 में यूपीए की। 2014 में हुआ 26 रुपए, मतलब 10 से 26 रुपए में गया, 149% बड़ा रेट। 2014 से 2022 में हुआ 26 से 35 रुपए, 37% रेट बढ़ा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? ऑफ कोर्स अच्छी बात है। पहले 140% की स्पीड से बढ़ा रेट और अब 37% की स्पीड से बढ़ा। ये अच्छी बात है बुरी बात है, मुझे आप ये अच्छी बताओ। बात है कि अच्छी 10 बात साल है। में रेट बढ़ा 37% की स्पीड से। आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? आप इसको फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कितने में मिल रहा है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि हमें कितने में मिल रहा है। ये वो नहीं है कि सरकार उनसे जो फार्मर्स है उनसे कितने में खरीद रही है। ठीक है, ऐसे ही 2-3 चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। दूध 2004 में 16 रुपए का था, 14 में हुआ 35.3 का, 122% बढ़ा। फिर से बोलने वाला। दूध 2004 में था 16 रुपए, ठीक है, उसके बाद हुआ 35 रुपए 2014 में, मतलब इतने सालों में बढ़ा है ये 100। आपने ये 4 से 14 का क्यों, 14 से 22 तक का? हाँ, 14 से 22 तक का बता रहा हूँ अभी। बताओ। 4 से 14 हुआ, 16 से 35, 122% बढ़ा। 14 से लेके 22 में हुआ 51 तक। ठीक है, ख्याल से आपका सोर्स बहुत ज्यादा गलत है, आपने कहाँ से लिया है? ये सोर्स एक YouTube की वीडियो है और वो जो वीडियो है, नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो जो वीडियो वो एक प्रोनाउन ना ये जाएगी और ये वीडियो का लिंक भी आएगा इसमें। एक जो क्या नाम है, प्रोनाउंड नेता है और जो उसमें एंकर भी है, वो मेरे को नाम याद नहीं है, वो मैं वीडियो का लिंक डाल दूं डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने ये पूरे नेता कौन सा है? ठीक है सोर्स तो यार ये तो गलत बात है ना यार, जैसे आप बीच में सोर्स डालोगे, आप बताओ नहीं, तो इसको तो क्लियर तो करो आप। वीडियो ही सोच डाल दूंगा ना मैं कि कहां से मैंने ये लिया कंटेंट, ताकि जो लोग देखें वो वीडियो भी देख ले जाके। और उसके अलावा पेट्रोल का रेट जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, सबसे कम जो है इस टाइम अंडमान एंड निकोबार में है 84। देखिए आपने भी पेट्रोल के प्राइसेस की बात करी, जब क्रूड ऑयल का प्राइस अपना जब वर्ल्ड मार्केट में कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज्यादा था, मेरे ख्याल से मैं प्राइस भूल गया, जब इंडिया में हम सस्ते दाम पे बेच रहे थे, और आज जब क्रूड ऑयल सस्ता था पिछले कोरोना के टाइम में, जब भी जो मोदी सरकार थी, सेंटर की सरकार थी, वो महंगे में बेच रही थी, ऐसा क्यों था? मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्टेट टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर सबसे कम पेट्रोल की बात करें आज के टाइम में अंडमान एंड निकोबार में 84, ठीक है, वहां पे ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, ना बीजेपी है ना कांग्रेस, क्यों नहीं? यूनियन टेरिटरी है ना। यूनियन टेरिटरी में मेरे को ये नहीं पता किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी कांग्रेस में किसी की नहीं, होती यूनियन टेरिटरी में, तो मतलब जो भी होता है वो सेंटर के अंडर ही आता है। हाँ, तो सेंटर के अंदर है, प्राइस तेल का चंडीगढ़ में भी सस्ता मिलेगा, तो वहां पे 84 है। वो यूनियन टेरिटरीज में सस्ता ही होगा, ठीक है। उसका कुछ लेना देना। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस टाइम जहां पे मेन है वो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। अब इन सब में प्राइस देखें तो राजस्थान में 109, हमारे हरियाणा में है 97, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 103, कर्नाटका में 102 और हिमाचल प्रदेश में 95। ठीक है, ये 4 स्टेट का कंपैरिजन। और अगर बीजेपी की बात करें तो हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात और भी है, मैं उसके रेट्स बता देता हूँ। हरियाणा 97 पता ही है, यूके ये अपना उत्तराखंड 95.6, यूपी 96, मध्य प्रदेश में है 109, जो सबसे ज्यादा है। हाँ जी, अब मैं बोलूं, सबसे ज्यादा है। हाँ जी, देखिए आपने जो ये सवाल पूछा ना, हाँ जी, आपने इसी में जवाब दे दिया अपने आप ही। ठीक है, कैसे? आपने कहा जिन जिन स्टेट्स में हाँ जी, कांग्रेस की सरकार है उनमें तेल का प्राइस ज्यादा है, जाहिर सी बात है उनको टैक्सेस के थ्रू अपना ज्यादा एक कह सकते हैं रिवेन्यू या पैसे इकट्ठे करने होते हैं। मैं बड़ी एक टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल अपनी ऑडियंस को भी एक सिंपल तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगी। तो फंड्स के लिए एक तरह से तेल या इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड होंगे ना सेंटर से उनको, क्योंकि फंड्स नहीं मिलते। तो कांग्रेस गवर्न स्टेट्स को, मैंने बहुत बार ऊपर भी बात सुनी है कि भाई एक फ्रिक्शन रहता है। आपको क्या लगता है, आप अगर आपकी कांग्रेस की वो है सरकार किसी स्टेट में और सेंटर में बीजेपी है, आप फंड्स मांगोगे सरकार से, सरकार दे देगी ऐसे बिना किसी उसके प्रॉब्लम के, बिना
नहीं फ्रिक्शन। तो ये जो रीजन है, हाँ जी, ये तो एक, फिर अगर ऐसी बात है कि फंड्स नहीं मिल रहे तो ये तो बहुत बड़ा रीजन है। तो ये रीजन तो मतलब एक नेशनल रीजन हो गया कि अगर एग्जैक्टली क्योंकि पर ये इतना तो पॉइंट उठता ही नहीं है कभी भी। क्यों नहीं उठता? ये मैंने उठाते हैं, ये बात है, उठाया, मीडिया नहीं दिखाती है पॉइंट्स। हम तो इतनी चीजें हम कांग्रेस और इतनी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इतनी बार इन कुछ मुद्दों को उठाती है, कोई सुनवाई नहीं है। राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, मीडिया ने इतना कवर करा नहीं करा। एक एक अपना वर्ल्ड लेवल की कह सकते हैं, बहुत एक कह सकते हैं मतलब कि अटेंशन सीख करने वाली, एक अटेंशन सीख, मैं गलत शब्द कह रहा हूँ, एक अटेंशन लेने वाली भारत जोड़ो यात्रा हुई, कितनी बड़ी बात है, मीडिया ने तो कवर ही नहीं करा उसको इतना। भारत जोड़ो और फार्मर्स प्रोटेस्ट थे, इंडियन मीडिया ने उसको कितना ही कवर करा, फॉरेन मीडिया ने उसको ज्यादा कवर करा उल्टा। नहीं, जब फार्मर प्रोटेस्ट थे तब तो मेन टॉपिक ही वो था जो कवर हुआ, उसके अलावा तो वहां पे और कुछ था ही नहीं। अब मैनिपुलेट कितना करा जाता है चीजों को, ये आतंकवादी है, किसान आतंकवादी है क्या, ये सच्चे में किसान है, ये कैसी बातें कर रहे हैं किसानों के ऊपर यार। किसान वो बेचारा अपना, वो उनको किसानों का ये दिखता है कि वो अपना वहां पे बैठा हुआ मसाज करा रहा है, उनको उसके पैर के छाले क्यों नहीं दिखते? उसको ही क्यों नहीं दिखता? वो बेचारा दिन में ये नहीं देखता, रात है, सर्दी है, गर्मी है, खेत में काम करता रहता है, उनको किसान का ट्रैक्टर चलाना दिख जाता है सड़कों पे, है वो गुस्सा सब में होता है यार। देखिए उस जो, तो इनको ये चीज दिखती है। मीडिया इतना ज्यादा मैनिपुलेट करके दिखाती है। देखिए मीडिया तो, मैं बताता हूँ आपको, मसाला देती है, न्यूज नहीं देती। मीडिया को आप फैक्ट्स के तौर पे ना देखा करें, आपके सोर्सेज भी मुझे लग रहा है सही नहीं है। सोर्सेज का तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा बता दूंगा कि मेरे सोर्सेज कहाँ से है, ठीक है, अच्छी बात है। ताकि जब अगर आप भी वीडियो देखो तो सोर्सेज आपको मिल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि भाई कुछ भी बोल दिया और पता नहीं कहाँ से लाया। तो वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे, जहां से मैंने ये सोर्सेज। जो एक चीज कह सकते हैं, मीडिया को आप फैक्ट्स के तौर पे ना देखा करें, मीडिया बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके दिखाती है बात को। तूफान आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब एक बहुत ज्यादा डाइवर्ट करके दिखाते चीज को। मीडिया को आप देखो, एंजॉय करो भाई, क्या हो रहा है, हंसी मजाक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो आप, जो ठीक है, नेशनल न्यूज चैनल आप कह रहे हो कि थोड़ा सा होमवर्क मैंने भी करा है। मोदी जी कहते हैं 60-70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, हाँ जी, मैंने भी एक लिस्ट बनाई है। बताइए। और ये सोर्सेज अभी बता देना आप। सोर्सेज ये है कांग्रेस की वेबसाइट से लिए हुए हैं सोर्सेज, ठीक है, और ज्यादातर ये गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं, और एक जनरल बातें सभी को पता है, ठीक है। मैं दो लिस्ट दूंगा, ठीक है। एक में तो टाइमलाइन वाइज बताऊंगा, ठीक है, कि क्या कांग्रेस की क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा हाँ जी, वीडियो में। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। कोई नहीं, दोबारा लिख के डाल देंगे। 1950 में इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ, ठीक है। 1951 एशियन गेम्स, ठीक है। 1953 इंडियन एयरलाइन सेटअप हुई, ठीक है। 1954 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 1958 आईआईटी बॉम्बे, 1959 स्टील प्लांट लगा था रोडकेला में, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उसको सही, 1959 दूरदर्शन, 1963 बाखरा नंगल डैम, 1965 बीएसएफ फॉर्म करी थी, 1969 इसरो, 1970 बजाज ऑटो, उन्होंने अपने 100,000 ऑटो क्या कहते हैं स्कूटर्स प्रोड्यूस करे थे, 100,000। 1970 की बात है ये, 1971। अब आजकल के लोग क्या, भाई मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। गाजी अटैक बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, वो देखी होगी अगर आपने, ठीक है। आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी पाकिस्तान का उड़ा दिया था, उसको खत्म कर दिया, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बढ़िया है। जितने भी हमने वॉर्स हुए हैं उसमें जीते हैं। 1972 पिन कोड इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, ठीक है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर्स को बचाने का एक वो था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था, अगर आपको इसकी नॉलेज हो तो। और जब इंडिया मेरे ख्याल से 6th न्यूक्लियर नेशन बन गया था, ठीक है। और फिर 1975 फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया, और फिर 1975 में एक चीज थोड़ा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, जो आपने ये स्माइलिंग बुद्धा बताया, एक अब मेरे को इसकी थोड़ी नॉलेज नहीं है, एक जो हुआ था आपने मूवी भी देखी होगी पोखराम, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया था। हाँ जी। तो वो पहला नहीं था, नहीं, ये पहले थे। ठीक। बता रहा हूँ ना, लैक ऑफ नॉलेज ये जो है ना, मतलब मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, आपके जैसे और भी बहुत लोग हैं।
लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वो हमें भी है, आपके जो व्यूअर्स होंगे उनमें भी है। एग्जैक्टली आपके जैसे और भी ये लोग बहुत सोचते होंगे कुछ चीजें कि पॉडकास्ट का ये मतलब है कि एक अपने पक्ष को और उसको क्लियर करना। तो फिर 1975 में टेलीविजन लॉन्च हुआ था, अपने देश के हर गांव में, हर शहर में टेलीविजन पहुंचाने का काम करवाया गया था। फिर 1977 नेहरू प्लानिटेरियम, फिर 1980 स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड, खत्म एकदम कर दिया इंडिया से। और फिर 1981 फर्स्ट टेलीकॉम सैटेलाइट। 1982 नाबार्ड, नेशनल वो जो अपना बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए, एक एपेक्स बैंक है, वो सारे जो रूरल बैंक्स हैं उनका, जैसे एक कह सकते हैं बाप ऑफ ऑल बैंक्स, नॉट मतलब कि सारे कमर्शियल बैंक्स का, रूरल एरियाज के जो एक एपेक्स बैंक है वो। फिर 1983 में अंटार्कटिका में रिसर्च बेस सेटअप करा था। ऐसे बहुत कम देश थे जब के टाइम में जो ये कर पाए थे। फिर 1984 हमारे एक प्राउड मूवमेंट जो था, इसको प्राउड मूवमेंट भी कह सकते हैं हमारे देश के लिए, राकेश शर्मा जी थे हमारे, वो स्पेस में गए थे। उनकी वीडियो आप भी देख सकते हैं, आप इंदिरा गांधी जी संवाद करते, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है स्पेस से सबसे अच्छा, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। फिर 1985 फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर वो लगाया गया था। 1986 जवाहर नवोदय विद्यालय, इनका पूरे देश में एक वो बनवाए गए। फिर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A वो लॉन्च करा। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा जवाब मोदी जी के लिए है। मोदी जी आप प्लीज़ देखना इसको, आप देखेंगे नहीं आप। ठीक है। और एक फिर 1991 केरला लिटरेसी में सबसे नंबर 1 स्टेट बन गया, कंप्लीट लिटरेसी। आज की डेट में भी केरला में कंप्लीट लिटरेसी है। ठीक है। अब ये कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पे कुछ 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं, लोग बोलते हैं क्या है ऐसी लिटरेसी, क्या है इसमें। जैसे एक देखा होगा, एक हाथी का बच्चा वो था, पिछले 2-3 साल पहले की बात है शायद, उसको बम वगैरह कुछ दे दिया था, वो हाथी की डेथ हो गई थी। वो तो थोड़े बहुत अलग डिबेट है वो। फिर हाँ जी, होने नहीं चाहिए पर होते हैं। और फिर 1993 में IMF ने इंडिया को 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी घोषित कर दिया था। ठीक है। फिर 1995 इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था। 2008 चंद्रयान-1। 2009 फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, मनमोहन सिंह जी ने, ये है 2009 INS अरिहंत। 2010 इंडिया का वो था द लार्जेस्ट बायोमेट्रिक सेंसस इन द वर्ल्ड लॉन्च करा गया था। फिर हम आते हैं 2011 में विवेक एक्सप्रेस। ठीक। सुना होगा अगर आपने नाम। आजकल ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रेल रूट था ये पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी। ठीक। फिर कहाँ से कहाँ तक था ये मैं भूल गया, मैंने लिखवाया नहीं है। ठीक है। फिर 2013 में फिर 2012 में अग्नि 5 का सक्सेसफुल लॉन्च टेस्ट हुआ था। 13 में INS विक्रांत, मंगलयान और एक भारतीय महिला बैंक। ये फिर 2014 तक पोलियो, एक बड़ी खतरनाक और गंदी बीमारी जिसको कह सकते हैं, इरेडिकेटेड, कंप्लीटली इरेडिकेटेड। इसके अलावा कांग्रेस को जो एक कह सकते हैं अचीवमेंट्स और इससे अलग, इसमें 1-2 रिपीट भी करी गई, मैं देख पा रहा हूँ इसमें। जैसे सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप माने या ना माने, आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। अब वो कह सकते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका इसमें सबसे ज्यादा योगदान था, वो कांग्रेस के नेता थे। आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको शायद ये चीज पता हो या ना पता हो, वह आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो सही बने थे? देखिए कि उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। हिस्ट्री की बात है। मैं तो था नहीं, ना आप थे, ना मैं था, ना मोदी जी थे जब। हम तो थे, ये तो एक व्यू है ना। नहीं इस पे कांग्रेस के जो आप कह रहे हो, कांग्रेस ने तो उस टाइम अराउंड 15 लोग थे जो मेन पार्ट थे इसका, और उन्होंने जब वोटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक मैं आपको वो बता रहा हूँ, यूट्यूब पे देखा है भी नहीं ये मैंने सोर्स लिखा है, मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसके सोर्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने 13 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट करा था। मुझे एक चीज बताओ, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, उसका बताता हूँ आपको।
13 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट करा था और सिर्फ गांधी जी के कहने पे जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रही है। ठीक है। प्लीज़ काटना ना इस नहीं, चीज़ ये चीज कटेगी नहीं, मैं इसके सोर्स डालूंगा। डालना ताकि लोगों प्लीज को पता प्लीज चले कि डालना मैं आप कहाँ से source। बोल रहा हूँ। अब एक चीज बताओ, एक कॉमन सेंस की बात है इसमें, मैं इसमें तर्क नहीं दूंगा बिल्कुल भी इस चीज में। कोई अपना वोट डाल रहा है, ये बताएगा कि 15 लोगों की इतना छोटा सा स्मॉल ग्रुप है, मैंने इसको वोट डाला, मैंने इसको वोट डाला, मैंने इसको वोट डाला, ये कैसी चीज है मतलब? नहीं, क्योंकि 13 ही वोट पड़े तो सारे ही एक जगह गए थे, तो पता ही चल गया किसने कहाँ डाले। आप समझे नहीं मेरी बात को। अब मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्लोज डोर मीटिंग थी वो। हाँ, क्लोज डोर मीटिंग। मान लो किसी हम, को क्या पता? मैं बता रहा हूँ, मान लो हम 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है ना, हम 2 वो कर रहे हैं कि भाई हम दोनों में से किसी एक को। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, साफ झूठ है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर चलो आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, मैं सोच डालूंगा आपको। कुछ गलती नहीं करी। वल्लभ भाई पटेल भी एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी भी अपनी जगह पे एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं। क्योंकि जैसे आपने हमें तो बहुत बचे। बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है। इसमें था। हाँ। माने ना माने, फ्रीडम फाइट में भी, फ्रीडम आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस का काफी हाथ था। एक आप नेता बता सकते हैं जिन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया, डेथ हुई हो जिनकी, कांग्रेस नेता अपना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़। ठीक है, हम ये बात नहीं करते कांग्रेस है या नहीं हाँ है, जी, लेकिन हाँ ये जी। बात तो कंफर्म है कि बीजेपी तो नहीं थी बिल्कुल भी, हाँ, वो मैं है मानता ना? हूँ। तो फिर और जैसे वीर सावरकर की बात करते हैं। हाँ, वीर सावरकर। अभी देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले। अब यूपी की स्कूल बुक्स में से जो टॉप इंडिया के लीडर्स थे, 30 लीडर्स, उसमें वीर सावरकर का नाम डाल दिया, हाँ जी। नेहरू जी का नाम हटा दिया। कौन था वीर सावरकर? वीर सावरकर को आप क्या समझते हो, वो छोटे लीडर थे? मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा। हाँ। वीर सावरकर का नाम डाल के नेहरू का निकाल देना, ये क्या बात दर्शाता है? आप बताओ मुझे, आपकी क्या मैं आपको ये बताता हूँ। ओछी राजनीति कहते हैं इसको। मैं आपको बताता इसको हूँ। राजनीति नहीं, इसको लिच्चड़पन या बड़ी घटिया चीज कहेंगे। ये दिस इज मेरे नॉट को- गुड पॉलिटिक्स। मेरे को ये कोई आइडिया नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू का, दिस इज इनसेन। कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटाया या नहीं हटाया, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। पर अगर वीर सावरकर का नाम डाला है, अब तक किसी को भी नहीं पता वीर सावरकर कौन थे, उन्होंने क्या क्या करा है देश के लिए। सिर्फ ये पता है कि जब वो काला पानी की सजा काट रहे थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था ब्रिटिशर्स को, और उसमें कुछ लिखा था जिसके कारण वो बोल दिया उन्होंने कि भाई ये लेटर लिख दिया। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ आपको बात, नहीं गुस्से वाली बात नहीं, क्योंकि जो हमारी एज है, मेरे को कभी वीर सावरकर का नहीं पता था, मैंने खुद अभी स्टडी किया, या हमसे पहले के जो हमसे बात की वीर सावरकर का किसी को पता ही नहीं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन था वीर सावरकर। हम इन डिबेट्स में जाते क्यों हैं यार? नहीं, क्योंकि कि भाई unsung heroes किसने जो क्या है- कर, हम पास्ट में क्यों जा रहे हैं? हमारा देश इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा, हमको फ्यूचर की टेंशन करनी चाहिए। Future कोई की- बात ही नहीं करता, कैपिटलिस्ट अपना एक बिजनेस की कोई बात नहीं करता, स्टार्टअप्स की कोई बात नहीं करता हमारे देश में, सब बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल डिस्कशन। हाँ जी। यूनिकॉर्न्स पहले भी बनते थे, अब ज्यादा आपको मीडिया के थ्रू वो करके दिखाया जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, लो अभी लो दे रहा हूँ आपको लिस्ट। इंडियन रेलवेज, ठीक है। एसबीआई बनाया गया। इंडियन रेलवेज तो ब्रिटिशर्स के टाइम से था। वो ब्रिटिश रेलवेज था ना ये, फिर इंडियन रेलवेज अपना, मैं सन भूल गया, इसको रीडेवलप करके करा गया था। एक्सपैंड इंडियन रेलवेज को किसने करा फिर 60 साल में? दुनिया का मेरे ख्याल से दूसरा पता नहीं, पहला दूसरा है चाइना के बाद, लॉन्गेस्ट नेटवर्क है। हाँ जी, हाँ जी। किसने करा? बीजेपी थी क्या जब? ये कांग्रेस, क्योंकि और कोई ऑपोजिशन ही नहीं इतना कोई। मैं वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी ने क्या करा? बीजेपी इतनी तरक्की तो नहीं इंडियन रेलवेज की पिछले 7-8 साल में। चलिए पहले आप ये बताइए, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो बात मैं करेंगे। अपना पॉइंट कंप्लीट कर दूं। रेलवेज हाँ। को सब्सिडी मिलती थी जो सीनियर सिटीजन होते थे, ठीक है। अब कोरोना के बाद से वो भी बंद कर दिए रेलवेज में। LIC बनाई गई, LIC वो बेचने पे लगे हुए हैं आज ये। ठीक है। IIT दिल्ली, IIM, JNU, ये सब ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बने हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने हैं। और BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये बनवाया गया। DRDO, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1965 पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, धज्जियां उड़ा दी थी हमने पाकिस्तान की। सर्जिकल स्ट्राइक तो देखिए हमारे जवान हैं, करी नहीं करी वो उसमें डिबेट में नहीं जाऊंगा मैं, करी बहुत अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन ये जो चीज है ना, पाकिस्तान को एक युद्ध में हरा देना, ये इसका मैं मानता हूँ एक अलग अचीवमेंट है ये। जो चाइना के साथ हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो चाइना के साथ लड़ाई हुई। चाइना के साथ अब क्या हो रहा है बताओ? नहीं साथ अब क्या हो रहा है बताओ? नहीं, जो पाकिस्तान की बात करें ना आपने, तो जो चाइना के साथ हुई थी तब। मैं तो अब की पूछ रहा हूँ। अब क्या हो रहा है?
अब क्या हो रहा है? अब कुछ हो ही नहीं रहा। चाइना के साथ वॉर की बात कर रहा हूँ, चाइना के साथ वॉर तो नहीं है ना अभी, एक तो वॉर डिक्लेयर हुई थी तब, जो उस वॉर की बात कर रहा हूँ कि उसके बारे देखिए में क्या कहना चाइना चाहेंगे? एक एग्रेसिव कंट्री है, वो किसी को नहीं छोड़ता। तब तब तो और अब अभी भी मेरे ख्याल से चाइना गलवान में, वो मीडिया ने दिखाया नहीं, बहुत ज्यादा अभी भी टेंशंस हैं। अरुणाचल के बॉर्डर पे आप देख सकते हो, अपना एक गांव बना दिया उसने, चाइना ने। तो इसी के बारे में इससे थोड़ा सा ज्यादा बता अभी मैं दीजिए। एक बात भी खत्म कर लूं और बच गई। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसरो, फिर आगे इसरो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन, हम्म, और एक जो कह सकते हैं एक मास्टर मूव भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी चीज, बांग्लादेश बना दिया था इंदिरा गांधी जी ने हाँ। पाकिस्तान के साथ। हाँ जी। कितनी बड़ी चीज है ये। अब लोग कहते हैं मोदी जी पीओके ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अभी लिया नहीं। ले लिया, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, क्लैप्स। अभी तक लिया नहीं, अगर ले भी लिया तो एक अपनी जमीन वापस ले रहे हैं ना, और एक देश को तोड़ के एक अलग देश बना देना है, कितनी बड़ी बात है। वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, तो सारे एक्सेप्ट भी करते हैं कि ऑपरेशन सारे बढ़िया स्माइलिंग काम। बुद्धा, हाँ जी, आर्यभट्ट बता दिया आपने। सैटेलाइट, पंचायती राज, हम्म, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, आज 30 लाख बच्चों को कम से कम वो पढ़ाती है। ठीक है। इंदिरा गांधी, मतलब उसमें बच्चे हैं एनरोल्ड। लिबरलाइजेशन, हम्म, मिड डे मील स्कीम, तेजस एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, आरटीआई एक्ट, और ब्रह्मोस मिसाइल, आपको शायद पता ना, ये कांग्रेस के टाइम से ही शुरू हुआ है। चंद्रयान, आईएनएस अरिहंत, फिर आ गया ये कॉमन आईडी आधार कार्ड, कितना एक रेवोल्यूशनरी चेंज था ये इंडियंस के लिए। और फिर राइट टू एजुकेशन, और फिर एक और चीज़ है, आजकल लोग कहते हैं भाई हमने रोड्स बहुत देखी बीजेपी के टाइम में, रोड्स बहुत अच्छी बना दी। ये के गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवेज, ये कांग्रेस के टाइम में बन चुके थे 2014 तक। इसको बीजेपी ने नाम बदल के, अपना नाम बदलने में है ही अच्छे, अलग अलग तो इसका इन्होंने कर दिया नाम भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट,